साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार, रचनाकार कृष्णा सोबती जी की 96वीं जयंती है। 2 वर्ष पहले 18 फरवरी 2019 को उनका निधन हो गया था। कृष्णा सोबती जी हमारे समय की बहुत बड़ी रचनाकार रही हैं। उनके सामने हिंदी साहित्य की 2-3 पीढ़ियां बनकर बड़ी हुई हैं। कृष्णा सोबती जी की साहित्य और उनकी सुप्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया के पाठ और मूल संवेदना के माध्यम से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम यदि उनके साहित्य के बारे में और उनके जन्म के बारे में चर्चा करें तो उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को भारत विभाजन से पूर्व पंजाब में स्थित जेहलम और चनाब नदियों के बीच के स्थान गुजरात में हुआ था, जो देश विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। कृष्णा सोबती का सृजनात्मक जीवन उनके काव्य लेखन से शुरू हुआ था, इसलिए उनके गद्य में भी उनकी काव्यात्मक व्यक्तित्व की झलक हमें मिलती है। उनके अब तक के प्रकाशित उपन्यासों में मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, 3 पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ए लड़की उनकी पहली लंबी कहानी मानी जाती है, लेकिन पुस्तक के रूप में यदि देखा जाए तो इसे छोटी उपन्यासिका के रूप में भी जाना जाता है। उपन्यासों के अलावा उनका एकमात्र कहानी संग्रह बादलों के घेरे भी बहुत प्रचलित रहा है। 1980 में प्रकाशित इस संग्रह में 24 कहानियां संकलित हैं। इसमें सिक्का बदल गया कहानी भी शामिल है। कहानियों के अतिरिक्त उनका संस्मरण संग्रह हम हशमत भी प्रकाशित है। हम हशमत 1 और हम हशमत 2 विविध रचनाओं के अंतर्गत 1989 में सोबती सोहबत नाम से प्रकाशित हुआ, शब्दों के आलोक में 2005 में और सोबती वेब संवाद 2007 में, पटकथा जैनी मेहरबान सिंह 2007 में। डार से बिछुड़ी व मित्रों मरजाने के नाट्य रूपांतर अनेक बार वंचित होकर सफल रहे हैं। जिंदगी नामा उपन्यास पर उन्हें 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वह 1981 में उन्हें पंजाब सरकार का साहित्य शिरोमणि पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी ने उन्हें अपना फेलो बनाया और दिल्ली व उत्तर प्रदेश सरकार के पुरस्कार कृष्णा सोबती ने लेखक के मान सम्मान के प्रश्न पर ठुकरा भी दिए। मध्य प्रदेश का पुरस्कार उन्होंने स्वीकार किया। जिंदगी नामा और मित्रों मरजाने के पंजाबी अनुवाद भी लोकप्रिय हुए। कुछ अन्य भाषाओं में भी उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। ए लड़की का अंग्रेजी अनुवाद भी चर्चित हुआ है। उनकी रचनाओं पर देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी हो रहा है। कृष्णा सोबती के लेखन की विशेषता उनके पंजाबी लोक जीवन को चित्रित करने में मानी जाती है, जिनमें लेखिका का अपना पंजाबी व्यक्तित्व भी पूरी चित्रमयता से झलका दिखाई पड़ता है। उनके लेखन में पंजाबी औरत के दिल का आंतरिक चित्र बड़े ही हार्दिकता से अंकित हुआ है। पंजाबी औरत को कृष्णा सोबती ने उसके यथार्थ यानी हार्ड मास के रूप में चित्रित किया है। उसका आदर्शीकरण करने की उन्होंने कहीं भी कोशिश नहीं की है। एक तरह से देखा जाए तो कृष्णा सोबती का जो साहित्य है अपने आप में बहुत ही अधिक अंतर्मन की पीड़ाओं से गुजरा हुआ साहित्य है। कृष्णा सोबती की ये कहानी 73 वर्ष पुराने विभाजन के दर्द को बयां करने वाली कहानी है। इन लगभग 73 वर्षों के दौरान कृष्णा सोबती ने अत्यंत महत्वपूर्ण लेखन भी किया है, लेकिन लगता है कि उनकी बहुत पहले की रचनाएं भी अत्यंत परिपक्व रही हैं। लेकिन ये जो सिक्का बदल गया कहानी है, ये कहानी उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखी थी। बादलों के घेरे संग्रह में केवल उनकी 2 कहानियां ऐसी हैं जो इस कहानी संग्रह में पहले से लिखी गई थी। संभवतः नफीसा उनकी सर्वप्रथम रचना है, जो जनवरी 1944 में अर्थात 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखी थी, और लामा 1 वर्ष के बाद लिखी थी। सिक्का बदल गया आश्चर्यजनक रूप से प्रौढ़ कहानी है। अपनी रचना के 73 वर्ष बाद भी इस कहानी का महत्व निर्विवाद है। वह अंशतः कहानी की कथा कौशल और इसकी प्रभावात्मकता से और
कुछ इसके महत्वपूर्ण कथ्य के कारण से भी हो सकता है। देश विभाजन की मानवीय पीड़ा को ही लेखिका ने कहानी का मूल कथ्य बनाया है, जो अपनी समसामयिकता के कारण ही नहीं, बल्कि गहन मानवीय मूल्यों के कारण भी बहुत ही प्रभावशाली बन के इस कहानी में उभर कर आया है। विभाजन भारतीय समाज के जीवन में भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ है, और इस प्रकार से इस त्रासदी को प्रस्तुत करने वाली कहानी है सिक्का बदल गया कहानी। यह कहानी जुलाई 1948 में कृष्णा सोपती जी की कलम से निकल के हमारे सामने आई थी। इसका प्रकाशन अग्गे द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका में हुआ था। इस कहानी के पात्र के विषय में कृष्णा सोपती जी ने शब्दों के आलोक में स्वीकार किया है कि इस कहानी की पात्रा शाहनी उनकी नानी थी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अविभाजित कश्मीर के निकट चेनाब नदी के किनारे इस कहानी को रचा गया, जिसमें 1947 के देश विभाजन की मानवीय पीड़ा को गहराई से अनुभव किया गया है। अविभाजित कश्मीर के निकट चेनाब नदी के किनारे बसे गांव की अकेली बड़ी हवेली में 65 से 70 वर्ष की आयु की शाहनी अकेली रहती है। उसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। पढ़ा लिखा बेटा कहीं बाहर रहता है। उसके सैकड़ों कारिंदे हैं। मीलों दूर तक फैले हुए दूर दराज के इलाकों में उसके गांव हैं। यह 1947 का विभाजन का दौर है। लूटपाट, आगजनी, हत्याओं और शरणार्थी बनकर अपनी धरती को छोड़कर पराई धरती की ओर जाने का समय है। कहानी की शुरुआत पौ फटने पर शाहनी के दरिया किनारे आकर नहाने से होता है, जहां वे अपने पिछले 50 वर्षों से नहाती चली आ रही है। एक दिन इसी दरिया के किनारे दुल्हन बनकर आई थी। इन दिनों माहौल में तनाव फैला है। शाहनी शेरे और हुसैना को बुलाती है। शेरे की मां के मरने के बाद शाहनी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन इन दिनों शेरा 30-40 हत्याएं कर चुका है और दंगाइयों में वह भी शामिल है। हवेली की दौलत पर उसकी भी नजर है। शाहनी को खबर है, रात में कल्लूवाल जो पड़ोसी के गांव के लोग थे, वो आए थे। शाहनी शेरे से कहती है, आज शाहजी होते तो कुछ बीच बचाव करते, लेकिन शेरा ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बहनों से सूद ले लेकर के शाहजी ने सोने की बाटियां तोली हैं। प्रतिहिंसा की आग शेरों की आंखों में उतर जाती है। लेकिन शेरा शाहनी से कैसे प्रतिहिंसा जताए, जिसने उसे बेटे की तरह पाला है। वह शाहनी को सावधान भी करना चाहता है, लेकिन कैसे करे। पास के जलालपुर गांव में आग लगी है। शेरे को इसकी पूर्व सूचना थी। शाहनी के नाते रिश्ते सब वहीं पर थे। शाहनी अकेली लौटती है तो ट्रक आने की चर्चा सुनती है। गांव वाले शाहनी की हवेली पर इकट्ठे होने लगते हैं। शाहनी को भी लगता है कि वक्त आ गया है। शाहनी की असामियां वहां पर हैं, जिन्हें उसने कभी नाते रिश्तों से कम नहीं समझा था। शाहनी को दंगाइयों की योजनाओं की जानकारी थी। उसकी हवेली को लूट लेने की योजना की जानकारी भी थी, लेकिन शाहनी जानबूझ करके अनजान बनी रहती है। उसने कभी किसी से बैर नहीं किया। थानेदार दाऊद खां शाहनी को लेने आया है। वह वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर के लिए सोने के कनफूल मुंह दिखाई में दिए थे, जो उसे मस्जिद के लिए भी 300 रुपए चंदा ले गया था। वह शाहनी को कुछ सोना चांदी नकदी साथ लेने का सुझाव देता है, जिसे शाहनी ठुकरा देती है। शेरा कहता है कि देर हो रही है। शाहनी आहत होती है। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसू की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शाहनी अपने पुरखों के घर से रोकर नहीं, मान और शान से निकलेगी। उसके ड्योढ़ी से बाहर आते ही बड़ी बूढ़ियां रो उठती हैं। शाहनी हवेली को अंतिम बार दोनों हाथों से सिर हाथ जोड़कर देखती है, झुका देती है। ड्योढ़ी के आगे कुलवधु की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू जाती हैं। खाली हाथ निकलती है शाहनी।
सोना चांदी नगदी दौलत हवेली में ही रहेगी। खूनी शेरे का दिल टूटता है। इस्माइल आसीस मांगता है और शाहनी की आसीस है, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। दाऊद खां कहता है, शाहनी मन में मैल न रखना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। कैंप में पहुंच आहत मन से शाहनी सोचती है, राज पलट गया है, सिक्का बदलेगा। सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। कहानी समाप्त होती है 3 अर्थपूर्ण वाक्यों से और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। चांदी की झकझोर देने वाली पीड़ा से विभाजन के मर्मांतक दर्द करने वाली कहानी यहाँ पर वो खत्म हो जाती है। भारतीय विभाजन भारतीय समाज की एक दर्दपूर्ण सच्चाई है और भयानक विस्फोट के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं भी हैं। सदियों से अर्जित भाषा, मानवीय संबंध, मानव के आदर्श, मानव मूल्य और मानव जाति का विवेक सांप्रदायिकता का आघात सह नहीं पाता है। राजनीतिक अस्तव्यस्तता ने उखड़े हुए वर्ग को भय से कपा तो दिया ही है, साथ ही उसकी परंपरा, उसका सामाजिक जो एक तरह से ढांचा है, संबंधों की आस्था है, परिवार की नींव को भी हिला के रख दिया है इस विभाजन की त्रासदी ने। यह दुर्घटना केवल राजनीतिक या किसी वर्ग विशेष से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि इससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनका वर्तमान और उनका भविष्य, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका आचरण और व्यवहार भी जुड़ा हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू और मुसलमान सदियों तक एक ही स्थान पर एक साथ रहने के कारण ही एक धरती और संस्कृति से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के निर्माण के पक्षधर ये भली भांति जानते थे कि पाकिस्तान बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हिंदू मुसलमानों का साझा सांस्कृतिक जातीय संस्कार है। वे इस संस्कार को कमजोर करके नष्ट कर देना चाहते थे। इस वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के लोग थे। इसी मानवीय करुणा का मूल केंद्रीय स्वर विभाजन की पीड़ा झेलने वाले पात्रों की कहानियों में बहुत ही मुखरता से मुखरित हुआ है और ये मानवीय करुणा भीषण नरसंहार में भी अनेक अर्थ छवियों में अपनी शाश्वतता को चरितार्थ करती चलती है। कहीं विभाजन की उस प्रक्रिया को भी उजागर करती है जिसमें सरकार का यह प्रयत्न था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में फंसे हुए हिंदुओं को कैंपों तक पहुंचाया जाए। कहानी में विभाजन के दिनों के लोगों की मानसिकता का भी उद्घाटन किया गया है। मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण शाहनी का भीतर ही भीतर डरना, दंगाइयों के आवागमन के संकेत मिलना और सहम जाना, पड़ोसी गांव को आग में जलते हुए देख करके अवाक रह जाना, इस बात के प्रमाण हैं कि बहुसंख्यक संप्रदाय का शेरा, जिस पर शाहनी के असंख्य उपकार भी हैं, जिसका उसने बेटे के समान पालन पोषण भी किया है, वह भी परिवर्तित परिस्थितियों में अन्य लोगों के परामर्श पर शाहनी की हत्या करने और उसके सामान को बांटने के लिए, उसकी हवेली को लूटने के लिए बात सोचता है। ये बदला हुआ परिवेश ही तो है और क्या है। और एक सीमा तक ये निर्णय कर भी लेता है कि मुझे शाहनी की हत्या करनी है और उसके सारे हवेली के सामान पर कब्जा प्राप्त करना है। तो ये बदली हुई मानसिकता ही तो है जो परिवेश के बदलने पर क्रूरता में बदल जाती है। विभाजन की नृशंस हत्याओं और दिल दहलाने वाली घटनाओं के बावजूद मानवता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। ये कहानी उस और भी संकेत करती है, शाहनी सदा के लिए गांव छोड़कर जा रही है क्योंकि राज पलट गया है। यह देखकर विदाई लेती है शेरा, जो शाहनी की हत्या की योजना में शामिल था। वह शाहनी को कैंप ले जाने के लिए आई ट्रक तक छोड़ते वक्त नम हो गई थी उसकी आंखें। सिक्का बदल गया। शाहजी, इस कहानी में जो शाहनी के पति जिनका देहांत हो चुका है, शाहजी अपने देहांत के कारण से इस पूरी कहानी में अनुपस्थित हैं। पृष्ठभूमि की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण कहानी में वो मौजूद भी हैं।
उन्होंने गांव के चारों ओर फैली मीलों धरती को अपनी जायदाद बना लिया था। ये जमीनें किसी तरह शाहजी की बनी हैं। इसकी कुछ संकेत कहानी के भीतर से मिलते हैं। शेरे के शब्दों में शाहजी उनके भाई बंधुओं से सूद ले लेकर के इतने अमीर बने हैं, लेकिन इस अमीरी के बावजूद उनके संबंध शोषक शोषित की सामान्य परिभाषा में भी नहीं उतरते। शाहनी के अनुसार उसने अपने कारिंदों को रिश्ते नातेदारों की तरह से रखा है। शेरे को जिस तरह शाहनी ने पाला, उसमें भी उस दौर की मानवता ही दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि शेरे के मन में शाहजी के प्रति प्रतिहिंसा की भावना होकर भी शाहनी की के प्रति हिंसा करने की सोच उसे विचलित करती रहती है। शेरा और उसकी पत्नी हुसैना शाहनी के कारिंदे ही तो हैं, लेकिन शेरा विभाजन के दौर की लूटपाट और हत्याकांडों में शामिल है। 30-40 हत्याएं कर चुका है शेरा, लेकिन शाहनी के ऊपर हाथ उठाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। हालांकि एक रात पहले ही शाहनी की संपत्ति लूटने की योजनाएं उसने बनाई थी। शाहनी जब ट्रक पर सवार होकर शरणार्थी बनकर चलने के लिए तैयार रहती है, तो शेरे की आंखें भर जाती हैं। वास्तव में एक मानवीय भावना ही तो है ये, इसमें कुछ हद तक सामंती तत्व भी शामिल हैं, और सिक्का बदल गया कहानी का मूल तथ्य भी है। इस मानवता को शाहनी के उदात्त चरित्र द्वारा जब भव्य रूप प्राप्त होता है, तब हवेली से सोना चांदी या नकदी कुछ भी लेने से मना कर देती है शाहनी। निरपेक्ष भाव से कह देती है कि बच्चा, ये तुम लोगों का ही तो है। हवेली और जमीनों से लगाव उसे अब भी है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उससे निरपेक्ष होना शाहनी ने सीख लिया था। कृष्णा सोबती की विश्व दृष्टि इस कहानी में हमें नजर आती है, और उनकी विश्व दृष्टि में गहरी और उदार मानवीयता है। इसलिए वे मानवीय संबंधों को सहानुभूति के साथ पेश करती हैं। कृष्णा सोबती ने अपनी छोटी सी कहानी, लेकिन मार्मिक कहानी में देश विभाजन की, पंजाब की साधारण जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को जिस प्रकार से चित्रित किया है और इसको कथ्य बनाया, कथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है, तो इस कहानी को वो सफल बनाता है। विभाजन भौगोलिक सीमाओं का ही नहीं होता, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी हो जाता है, आकांक्षाओं का होता है। अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा बहुत कम नहीं होती, बहुत अंतर तक साल देती है। हवेली और सब कुछ छोड़कर शाहनी को जाना पड़ता है। बूढ़ी शाहनी, जिसने सभी को प्यार दिया, सबको ममता दी, दंगे फसाद और प्रतिहिंसा की शिकार बन जाती है। सांप्रदायिक चेतना के भीतर विलुप्त एकता को तलाशती, उसकी पीड़ा को भोगती मानसिकता की करुण गाथा इस कहानी में शाहनी के माध्यम से चित्रित होती है। सांप्रदायिकता की भीषणता ने मानव की सभी दीवारें ढहा दी थी। विभाजन ने इंसान को आंतरिक और बाहरी रूप से ध्वस्त कर दिया था। विभाजन की त्रासदी स्वातंत्र्योत्तर कहानियों में ऊपरी सतह की घटनाओं को ही नहीं, बल्कि मानवीय मन में उथल पुथल होने को, टूटन को, निराशा को, विवशता को, पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए जानी जाती हैं। विभाजन जैसी राजनीतिक स्वार्थपरता का चित्रण इस समय की कहानियों में मिलता है। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया देश के विभाजन के पृष्ठभूमि के नाते अचानक से बदल जाने और झूठे पड़ जाने की पीड़ा की संवेदनशील कहानी भी कही जाती है। भारत विभाजन की मांग तो 1933 से ही मुस्लिम लीग ने कर दी थी, लेकिन 1945 के बाद देश का विभाजन लगभग निश्चित मान लिया गया था, और 1946 तक आते आते परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस दौर में बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी आदि, उर्दू आदि इन भाषाओं में इन परिस्थितियों को अपनी रचनाओं में व्यक्ति दी थी। और हिंदी में सिक्का बदल गया जैसी कहानी, झूठा सच जैसे उपन्यास भी यहाँ पर, और भी अन्य अनेक नाम लिए जा सकते हैं जो भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित हैं। तमस उपन्यास भी इस श्रेणी में माना जा सकता है। अगर श्रृंखला बनाए तो बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी भारत विभाजन की त्रासदी की रचनाओं की, लेकिन हम कहानी की बात कर रहे हैं, तो सिक्का बदल गया कहानी में इस तथ्य को उभारा गया है। विभाजन संबंधी साहित्य में दूसरी मानवीय पीड़ा की स्थिति है विस्थापन, भटकन और शरणार्थी बनकर जीने की संघर्ष की स्थिति। बंगला, सिंधी, गुजराती, अनेक आदि भाषाओं में साहित्य में भी ये स्थिति बहुत ज्यादा विस्तार से अंकित हुई है, क्योंकि उन क्षेत्रों में हिंसा कम हुई थी, तो वहां पर चित्रण कम है। लेकिन पंजाब के और पाकिस्तान में गए भारत के हिस्से में
ज्यादा हिंसाएं हुई थी, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का साहित्य अधिक रूप से जाना जाता है, मिलता है। हिंदी में दोनों ही स्थितियां, हिंसा और विस्थापन, बड़े पैमाने पर मिलती है। पंजाब क्षेत्र की हिंसा में 5-6 लाख निर्दोष लोग धार्मिक कट्टरता में एक दूसरे के हाथों मारे गए थे। ये कोई छोटी त्रासदी नहीं है, इसे हम कैसे भुला सकते हैं। विस्थापित होकर शरणार्थी बनने पर विवश हो गए थे। करीब 1 साल से कुछ अधिक समय तक ये स्थितियां चली। शरणार्थी कैंप और के साथ जुड़ा जीवन संघर्ष तो और भी कई साल लंबा चला। विभाजन प्रभावित साहित्य में अगली मानवीय स्थिति अगर पैदा होती है तो वो है हिंसा और विस्थापन के प्रभाव से पैदा हुई मानवीय अलगाव और मन की विकृतियां। इस स्थिति का चित्रण भी साहित्य में हुआ है, लेकिन उतनी गहराई से, उतने विस्तार में नहीं हो पाया जितने विस्तार से और विषयों का हुआ है। सांप्रदायिक दंगों में सांप्रदायिक आधार पर परस्पर हत्याओं में, अतिरिक्त लूटपाट में, आगजनी में, धार्मिक आधार पर जब हिंसा होती है, जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार और व्यापक हत्याएं आदि होती हैं, ये सब शामिल है। विभाजन संबंधी अधिकांश कथा साहित्य, विशेषतः पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में इस प्रकार की घटनाएं अधिक रूप से देखने को मिलती हैं। सिक्का बदल गया कहानी का जो आरंभिक पैराग्राफ है, जीवन के सामान्य रूप को चित्रित करता है। इसमें शाहनी पौ फटते ही दरिया पर नहाने जाती है, लेकिन दूसरे ही पैराग्राफ में विभाजन के प्रभाव की परछाई उस कहानी पे नजर होनी शुरू हो जाती है। जब शाहनी रेत में अगणित पावों के निशान देकर सहम सी जाती है, शाहनी का यह सहमना और वातावरण का बदल जाना कुछ समय से आ रहे त्रासजनक परिवर्तन का संकेत है। शाहनी को आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में कुछ भयावना सा लग रहा था। उनका चक्की वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा था। शाहनी जब अपने खास कारिंदे शेरे और उसकी बीवी हुसैनों को आवाज देती है, तो उसकी प्रतिक्रिया विभाजन के दिनों की त्रासदी को और अधिक उजागर कर देती है। शाहनी ने शेरा को उसकी मां जैना के मरने के बाद पाल पोसकर बड़ा किया है, लेकिन इस समय उसके पास गंडासा है जो वह शाहनी की आवाज सुन के छिपा देता है। वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, शाहनी को मालूम है कि कल रात गांव में पड़ोसी गांव के कल्लूवाल के लोग आए थे और कुछ लूटपाट की योजना बनाकर गए थे। शेरा भी उनकी मीटिंग में शामिल था। वह इस माहौल में 30-40 हत्याएं भी कर चुका है, जैसे कि मैंने पहले बताया। 1947 के इस माहौल में कोई आदमी इतने इंसानों की हत्या कैसे कर सकता है? इसका कोई हिसाब न था, न इसके लिए कोई अपनी जमीर से कोई कोंच हो रही थी। राज्य की व्यवस्था में भी इन जघन्य अपराधों के लिए कोई रोक नहीं थी और यह सब धर्म के नाम पर जायज ठहराया जा रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा त्रासदी का पक्ष यह है कि शेर का शाहनी की दौलत पर हाथ साफ करने की सोचना। हालांकि उसका सामना वह नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग में ऐसे विचार आना भी उस समय के सामाजिक वातावरण के कलुषित होने की दशा को दर्शाते हैं। शेरे के मस्तिष्क में शाह परिवार के प्रति हिंसा की आग पैदा होने का कुछ आधार लेखिका ने संकेत तो किया है इस कहानी के अंदर। शाह परिवार द्वारा इस क्षेत्र के गरीब मुसलमानों का आर्थिक शोषण, यद्यपि यह आर्थिक शोषण बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर नजर नहीं आता है, चित्रित नहीं होता है। जैसे गरीब कारिंदों के मन में प्रतिहिंसा का भाव जगाता है, शेरा जैसे गरीब कारिंदों के मन में प्रतिहिंसा का भाव जगाता है। यह प्रतिहिंसा उन दिनों की परिस्थितियों में धार्मिक कट्टरता के रूप में स्वाभाविक रूप से मान सकते हैं। शेरे के मन में यह प्रतिहिंसा आर्थिक कारणों से है, लेकिन मानवीय व्यवहार में उतनी ही बड़ी सच्चाई भी है। शाहनी के ममता भरे हाथ कैसे उसे बचपन में दूध पिलाते थे, वह याद आता है तो शेरा विचलित हो जाता है। कल रात वाला मशवरा है, जिसमें शाहनी के सामान बांट की योजना से लेकर उसकी हत्या की योजना है। इससे विचलित होकर के वह शाहनी को बचाना चाहता है, उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ चलता है और अंत में अंतर्द्वंद्व, साथ ही शाहनी को मारना चाहते हैं, वह शाहनी को सावधान करना चाहता है। कहानी का एक पक्ष ये भी है, लेकिन कैसे कहे। विभाजन के दिनों में या हाल में पंजाब के आतंकवाद के दिनों में हिंसा को अपना कर भी ये अंतर्द्वंद बना रहता है कि अपने परिचितों को कैसे मारे, कैसे उन्हें लूटे। विभाजन के आतंक या हाल के आतंकवाद में अपने जमीर को बस इतना सा बचाने के लिए दंगाइयों और हिंसा
में लिप्त व्यक्तियों ने सिर्फ अपने गांव और मोहल्ले या कस्बे को तो बख्श दिया, और दूसरे गांव, कस्बे या मोहल्ले में बिना किसी जमीर के जमकर हिंसा की। शेरा भी 30-40 हत्याएं कर चुका है दूसरे मोहल्ले में। शाहानी की दौलत पर उसका मन भी ललचा चुका है, लेकिन एक डोर शाहानी से अभी बंधी हुई है, जो उसे उसकी हत्या करने से रोके हुए है। शाहानी के साथ चलते हुए शाहानी के प्रति कुछ सहानुभूति रखते हुए भी शेरे को शाहानी के नाते रिश्तेदारों की कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका कोई मानवीय संबंध ही नहीं है। मानवीय संबंध है तो शाहानी से है। शेरे को मालूम है कि आज पड़ोसी जबलपुर गांव में आग लगानी है, सो लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान धुएं से भर गया, शाहानी के नाते रिश्ते सब वहीं पर रहते हैं। शाहानी हवेली पहुंचती है, उसका मन शून्य में है। शेरा लौट जाता है। शाहानी लेटती है तो उठ नहीं पाती है। हवेली खुली है और शाहानी को लगता है कि आज उसका अधिकार उससे छूट रहा है। आज उस हवेली से मोह नहीं हो रहा है। तभी रसूली से उसे लेने आए ट्रक की खबर मिलती है। सारे गांव में खबर फैल जाती है, गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव के जो आसामी उसके लिए नाते रिश्तेदारों से कम नहीं थे, आज उसका कोई नहीं, वह निपट अकेली है, उसे एहसास होता है। हवेली आ गई। शाहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है, आज शाहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर सी हो गई है शाहानी। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठती है। रसूली, लाहा बीबी, बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, ये सब शाहानी के खैर ख्वाह हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि कोई क्या कर सकता है। सिक्का बदल गया है। थानेदार दाऊद खां शाहानी को लेने आया है, दूसरे शब्दों में उसकी जान बचाने, मगर साथ ही विस्थापित करने। उसे शाहानी से शरणार्थी बनाने आया है। इन सब पर शाहानी और शाहजी के कुछ न कुछ एहसान हैं। वे लोग शाहानी की मदद कर कुछ एहसान चुकाना भी चाहते हैं, लेकिन शाहानी उजड़ने में भी अपनी शान बरकरार रखना चाहती है। उसने जीवन भर दिया ही दिया है। अब वह अपना घर बार, जमीन जायदाद, दौलत भी ऐसे छोड़ कर जा रही है जिसमें उसकी शान रहे। अपने ही घर का सोना चांदी नकदी लेना उसे अब गवारा नहीं है, कि अपनी ही चीज लेने के लिए उसे दूसरों का एहसान मंद होना पड़ेगा। और शाहानी एहसान करना जानती है, एहसान लेना नहीं जानती। इसलिए वह दाऊद खां थानेदार का सोना चांदी नकदी के साथ लेने का सुझाव ठुकरा देती है। शाहानी, दाऊद खां ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर, देर हो रही है शाहानी, कुछ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? शाहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, यह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक ही जमीन में बिछा पड़ा है। गहरी वेदना और तिरस्कार से भर उठी है शाहानी। शेरे को डर है कि शाहानी दाऊद खां को ही हवेली से कुछ दिला ना दे, इसलिए वह देर होने की बात कहता है, जो शाहानी के लिए और भी मर्मांतक होती है, और भी मर्म को छूती है शेरे की बात उसको। जिस घर में 50 वर्ष रही, उस घर से घंटे भर में ही निकल जाने के लिए विवश है, और ऊपर से अपनों द्वारा ही देरी की चेतावनी दी जा रही है। शाहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में देर? और उस प्रकार से वो पियादों के भवन में डूब जाती है और बहुत पीड़ा से गुजरती है। कृष्णा सोपती ने कुल 6.5 पृष्ठों में 1947 के देश विभाजन के परिवेश की कहानी इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रख दी है। कहानी की रचना के 73 वर्ष के बाद भी पुराने दिनों का चित्र खींचने में सक्षम है। हमारे सामने पुराने दिनों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत कर देती है। आजादी की व्यर्थता का बोध होने लगता है इस कहानी को पढ़ने के बाद, और विभाजन का दर्द एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ में हमारे सामने उभर जाता है।
हमने विभाजन की त्रासदी के साथ में विस्थापन की समस्या का जिक्र भी किया। वास्तव में विभाजन से उत्पन्न विस्थापन, शरणार्थी बनना उतना ही त्रासद और पीड़ादायक अनुभव है जितना कि हिंसा के अधिक क्रूर दिखाई देने वाले दृश्य होते हैं। वैसे ही विस्थापन की समस्या भी हमारे लिए क्रूरता का एहसास लेकर के आती है। कोई व्यक्ति जो पीढ़ियों से अपने पुरखों की परंपरा समेटे किसी विशेष गांव, कस्बे, शहर वहां पर रह करके अपनी जिंदगी जीता है या अपनी अपनी परंपराओं को की जड़ों को वहां बसाता है, संस्कृति अपने जीवन का पूरा केंद्र बना करके वहां रहता है, उसे अचानक वहां से जबरदस्ती उखाड़ कर एक अपरिचित जगह बसाने के लिए विवश कर देना अपने आप में एक त्रासदी है कि नहीं है। यह विस्थापन केवल सांस्कृतिक स्तर पर ही आदमी को नहीं उखाड़ता, उसके जीवन के सर्व प्रमुख आर्थिक आधार को भी उससे छीन लेता है। किसी व्यक्ति के जीवन का सामाजिक परिवेश और आर्थिक आधार ही उसके जीवन की मूल्यवान वस्तु है। उसका समाज में वही स्थान है। व्यवसाय, उसका घर, उसकी संपत्ति, उसके जीवन की जीने के जो सामान, उसके जीवन में स्थिरता लाने वाली चीजें, अचानक एक भयानक राजनीतिक तूफान उन लोगों के जीवन की स्थिरता को नष्ट कर देता है, उनके जीवन की धुरी, उनका आर्थिक आधार उनसे छिन जाता है और कल के शाह आज के कंगाल में बदल जाते हैं। यह है विस्थापन। यह दुखांत एक परिवार के साथ नहीं, लाखों लाख व्यक्तियों और परिवारों के साथ जब दुखांत घटना के रूप में होता है, तो उसे त्रासदी के रूप में देखा जाता है। ये ऐतिहासिक त्रासदी होती है जो सदियों तक किसी समाज और संस्कृति पर प्रभाव डालती है। इसका दर्द सिर्फ एक पीढ़ी नहीं भुगतती बल्कि कई पीढ़ियों तक भुगतना होता है। सिक्का बदल गया है कि शहानी भी जब कम कंगाल और शरणार्थी बनने की पीड़ा झेलती है, तो वह सिर्फ अकेली नहीं है, उसके आगे की पीढ़ियां भी झेलती हैं। शहानी की पीड़ा स्वयं लेखिका कृष्णा सोपती ने भी झेली है और कृष्णा सोपती द्वारा रची गई रचनाओं से उत्पन्न पीड़ा से कुछ और पीढ़ियां भी इस दर्द से गुजरेंगी। कृष्णा सोपती सिक्का बदल गया कहानी में भले ही समाज सीधे सीधे सवाल नहीं करती है इस कहानी में कि एक देश, समाज और संस्कृति की अवधारणा क्या है, लेकिन शहानी की अपनी जमीनों, हवेली और घर बार, गांव, जमीन, नाते, रिश्ते ही उसका देश, उसका समाज, उसकी संस्कृति जो किसी के चाहने से नहीं बंटती। उसे तो राजनीतिज्ञों की सत्ता आकांक्षा एक अप्राकृतिक हिंसा द्वारा काट डालती है। उनकी इच्छा को पूरी तरह कुचलते हुए उन्हें जबरदस्ती किसी आरोपित देश, समाज या संस्कृति का नागरिक बनने पर मजबूर कर देती है। शहाने की त्रासदी इस मानवीय अस्तित्व की पीड़ा को संकेत करती है। विभाजन की त्रासदी का तीसरा मानवीय पहलू है अलगाव। सिक्का बदल गया कहानी में यह अलगाव भी साफ मर्मस्पर्शी ढंग से हमारे सामने आता है। इस अलगाव की शिकार बनती है स्वयं शहानी। उसके 50 वर्ष के अत्यंत मानवीय लगाव से भरे जीवन को कुछ ही घंटों में इतनी बर्बर मानसिक हिंसा से काट दिया जाता है कि वह अपने 50 वर्ष के जीवन से हटने की भयंकर पीड़ा अलगाव द्वारा मोह मुक्त होकर भी झेल सकती है। 50 वर्ष और उससे भी पहले 15-20 वर्ष का अत्यंत मोह भरा जीवन एक ही झटके में निपट अकेलेपन में बदल जाता है। शहानी के अलगाव की स्थिति अस्तित्ववाद की किसी परिभाषा या व्याख्या की सीमाओं से बहुत परे है। एक तरफ शहानी का मानवीय रिश्तों और अपने गांव जमीनों से अलगाव और दूसरी ओर शेर आदि के चरित्र में आई विकृति। उसी उसी मानवीय अलगाव का दूसरा पहलू है जब व्यक्ति दौलत के नशे में, दौलत के लालच में मां समान स्त्री की हत्या करने से भी बाज नहीं आता, हत्या करने की सोच से भी बाज नहीं आता और सोचने लगे ऐसा तो कितनी दुखद स्थिति है। तब उसका मानवीय मूल्यों के तत्वों से अलगाव होने लगता है, मानवीय मूल्य शायद कहीं टूटने लगते हैं, विश्वास उठने लगता है। ऐसा व्यक्ति भी अपने इस रूप में शायद त्रासद चरित्र है। शेरे का चरित्र अपने आप में एक त्रासद चरित्र है क्योंकि वह कुछ पाने के लिए कुछ खो रहा है, वह अपने मानवीय मूल्य खो रहा है, धन पाने के लिए, सोना पाने के लिए, धार्मिक एक तरह से उत्कृष्टता पाने के लिए उसने अपने मानवीय मूल्य खो दिए हैं। वह त्रासद चरित्र है, वह कहीं अधिक मूल्यवान है, मानवीयता उससे भी अधिक, किसी भी दौलत से अधिक कीमती जो मूल्यवान है वो है हमारी मानवीयता, जो
वह खो देता है। इस स्थिति में वह कैसे अपने आप को बचा कर रख पाएगा? कुल मिलाकर सिक्का बदल गया देश विभाजन की त्रासद स्थितियों और मानवीय मूल्यों की टूटन के परिवेश को दिखाने वाली कहानी है, और इस पीड़ा को सघनता से चित्रित करने वाली कहानी उभर कर सामने आती है, जो इतने वर्षों के बाद, आज 73 वर्ष के लगभग इस कहानी को लिखे हुए हो चुके हैं। आज भी ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी ही प्रभावशाली है और हमारे अंतर्मन में उतर जाती है। तो ये थी कृष्ण सोपते जी की कहानी सिक्का बदल गया पर कुछ बातचीत, जिसे आप मूल संवेदना भी कह सकते हैं या उस पर चर्चा भी कह सकते हैं। शायद आपको पसंद आए और मेरी छात्राओं के लिए थोड़ी उपयोगी सिद्ध हो सके, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नमस्कार।